सारा पीएफ का पैसा मेरी शादी में खर्च कर दिया। हाँ। क्यों? तेरे पापा हमेशा से तेरी शादी धूमधाम से करना चाहते थे और जितनी जल्दी भी तेरी शादी तय हुई उस वक्त हम लोग तैयार नहीं थे बेटा। इसलिए ये घर बैंक में गिरवी रखकर तेरी शादी की और बाद में बैंक का कर्जा चुकाने के लिए अपना पीएफ का फंड खाली कर दिया। सब मुझे आज पता चल रहा है मम्मी, सब मेरी वजह से। बड़ी बेटा बनने चली थी ना मैं, और किया क्या? कुछ नहीं। और लड़कियों की तरह मैंने भी अपने माँ बाप को कर्जे में डाल दिया। जब पापा इतना खर्चा कर रहे थे तो मैंने सोचा क्यों नहीं, क्योंकि मैं तो बहुत खुश थी ना अपनी शादी में। तब कुछ नहीं सोचा मैंने। नियति, तुम जानती हो ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों कह रही हो? इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं बेटा, और न तेरे ससुराल वालों की गलती है। उन्होंने तो हमसे कुछ भी नहीं मांगा था। गलती तो हमारी है, जरूरत से ज्यादा अपनी चादर से पैर फैला दिया। इसीलिए हो रहा है। मम्मी, जब हमने पीएफ के लोन से बैंक का कर्ज चुका दिया है तो हम इस घर को दोबारा गिरवी रख के फिर से पैसा ले सकते हैं, नहीं? हाँ मम्मी, ये सही रहेगा। हम बैंक जाकर अगर मैनेजर अंकल को पापा की हालत बताएंगे तो हमें लोन भी जल्दी मिल जाएगा। मम्मी चलो अमर, हम बैंक चलते हैं। मम्मी आप बैंक के पेपर दे दीजिए। मम्मी 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 घर के पेपर कहाँ हैं? बैंक में। बैंक में? क्या? तेरे पापा ने ऑफिस से पीएफ लोन जरूर लिया, लेकिन बैंक का कर्जा नहीं चुकाया। कर्जा नहीं चुकाया? तो उन पैसों का क्या किया मम्मी? धर्म जी की दाब दुपट वाले स्कीम में उन्होंने सारे पैसे लगा दिए। कौन सी स्कीम मम्मी? है एक स्कीम, लेकिन मुझे इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। ये धर्म जी रहते कहाँ हैं? ये तो मैं नहीं जानती बेटा, लेकिन उसका पता इनकी डायरी में लिखा है। मैं लाके दूं? हाँ, धर्म जी से तो मिलना ही पड़ेगा। देखो, मुनाफा या नो मुनाफा, अभी अगर हमारा मुद्दल भी वापस आ जाए ना तो हमारा काम हो जाएगा। हाँ अंबर, ये जो धर्म जी है ना, वो पापा के बहुत अच्छे दोस्त के बेटे हैं। अगर तुम जाकर उनको पापा की हालत बताओगे तो वो तुरंत पैसे दे देंगे। मैं अभी डायरी लेके आती हूँ। अच्छा हुआ जो आज आपसे भी मिलना हो गया, क्योंकि नियति की शादी में तो मैं आ नहीं पाया था। क्यों नहीं आए? बस ऐसे ही किसी जरूरी काम में फंस गया था। और आप सुनाइए, नियति कैसी है? उसे नहीं लाए? बहुत परेशान है। वो पापा का एक्सीडेंट हो गया ना। एक्सीडेंट? कब? ऐसी बातें सुनकर ही उस ऊपर वाले के इंसाफ से विश्वास उठ जाता है। अब बताइए, उसको एक्सीडेंट करने के लिए अंकल जैसा ही आदमी मिला था? हमारे और अंकल के बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। अगर मेरी किसी मदद की जरूरत हो तो मुझे बता देना। जी, इसीलिए तो मैं आया हूँ। आपको तो पता है कि आजकल छोटे से छोटे ऑपरेशन में लाखों का खर्चा होता है। हाँ, मैं जानता हूँ। पैसे कम पड़ रहे हैं। जी, इसीलिए तो मैं समझ गया। इस वक्त तो मेरे पास कुछ ज्यादा नहीं है। हाँ, लेकिन 4-5 हज़ार की मदद तो मैं जरूर कर सकता हूँ। तुम 1 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। धर्म जी, मैं आपसे कोई
4-5 हज़ार रुपए की मदद लेने नहीं आया हूँ, बल्कि पापा के पीएफ लोन का पैसा जो आपकी किसी दाम दुपट योजना में लगाए, मैं वो लेने आया हूँ। क्या पापा ने मेरी किसी योजना में पैसा लगाया? लेकिन अंकल ने तो मुझे कोई पैसा नहीं दिया भाई। आप झूठ बोल रहे हैं। तुम मेरे ही घर में खड़े होकर मेरी ही चाय पीकर मुझे झूठा कह रहे हो। हाँ, क्योंकि मैं जानता हूं कि मम्मी झूठ नहीं बोल रही हैं। अगर मम्मी कह रही है पैसा आपके पास है, तो पैसा आपके पास है। देखिए, आप हमारा पैसा लौटा दीजिए, मुझे नहीं तो मम्मी को दे दीजिए, ताकि पापा का ऑपरेशन जल्द से जल्द शुरू हो जाए और उनकी जान बच सके। अरे यार, लेकिन उन्होंने मुझे कोई पैसा दिया ही नहीं, तो मैं उन्हें कहां से दूं? देखो, मैंने उनसे इस स्कीम के बारे में चर्चा जरूर की थी, लेकिन इसके लिए उन्होंने मुझे 1 रुपया नहीं दिया है बॉस, 1 रुपया तक नहीं दिया है। तो आप हमारा पैसा ऐसे नहीं देंगे। धमकी दे रहे हैं मुझे। सबूत क्या है तुम्हारे पास? हाँ, क्या सबूत है तुम्हारे पास? अंकल कहते हैं कि उन्होंने मुझे पैसा दिया है, तो कुछ लिखा पढ़ी तो की होगी उन्होंने। उस इन्वेस्टमेंट के कुछ तो दस्तावेज होंगे, मुझे दिखाओ। मैं कहता हूं कि तुम जितना पैसा कहोगे मैं उतना पैसा तुम्हें वापस करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे सबूत चाहिए। क्या ऐसे क्या गुरु है मुझे? हाँ, मुझे सबूत चाहिए बॉस, सबूत चाहिए। जाओ और जाकर सबूत लेकर आओ, उसके बाद मैं तुमसे बात करूंगा। अब जाओ यहां से। उनकी हिम्मत कैसे हुई कहने की कि पापा ने उनको कोई पैसे नहीं दिए? तो क्या पापा झूठ बोल रहे हैं? झूठ तो वो बोल रहे हैं, मिस्टर धर्म धोखेबाज। लेकिन कब तक बोलेंगे? जैसे हम इन्वेस्टमेंट के पेपर्स उनके सामने रखेंगे ना, उन्हें ना चाहते हुए हमारे पैसे देने पड़ेंगे, नहीं तो 420 के केस में अंदर जाएगा वो। हाँ मम्मी, इन्वेस्टमेंट के पेपर्स दीजिए। अभी जाकर वो धर्म जी के सामने पेपर्स रखेंगे ना, अपने आप सारे पैसे वापस देगा वो। मम्मी मम्मी, वो पेपर्स कहाँ हैं? पेपर्स दीजिए ना मम्मी। बेटा, पेपर्स तो बने ही नहीं थे। क्या? क्या? धर्म जी के पिता तेरे पापा के बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए तेरे पापा ने धर्म जी की ज़बान पर भरोसा करके सारा पैसा उन्हें दे दिया। नियति, तेरे पापा को कुछ नहीं होगा ना बेटा, उनका ऑपरेशन हो जाएगा ना बेटा। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी, मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी बेटा, बचा ले। मम्मी मम्मी, आप मेरी बात सुनिए। मम्मी, पापा को कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा पापा को। मैं हूं ना मम्मी। हाँ, पापा को कुछ भी नहीं होगा। मम्मी, हम अभी जाके पैसे का अरेंजमेंट करेंगे और वापस आते में आपको लेके हॉस्पिटल चलेंगे। हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। पापा को कुछ नहीं होगा, प्लीज मम्मी। हमारे मतलब आप क्यों चिंता कर रही हैं? ये लेटर तो बैंक से आया है। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि बैंक वाले पापा को बहुत बार कांटेक्ट कर चुके हैं, लेकिन यहाँ से कोई रिप्लाई नहीं गया है। अपने लोन के इस महीने की ईएमआई नहीं चुकाई है, ना ही आपने बैंक से कोई संपर्क किया है।
इस चिट्ठी को आप हमारी आखिरी चेतावनी समझिए। इस महीने की ईएमआई नहीं जाएगी तो बैंक वाले कोई भी एक्शन उठा सकते हैं। क्या? मम्मी जी, मम्मी जी प्लीज प्लीज मम्मी जी, मेरे पापा को बचा लीजिए। प्लीज मम्मी जी, प्लीज मेरे पापा को बचा लीजिए। छोटी, मैं भगवान नहीं हूँ, बहुत मामूली इंसान हूँ। मेरे पास तुम्हारे पापा के लिए कुछ नहीं है। रिश्तों के भंवर में उलझी नियति, रिश्तों के भंवर में उलझी नियति, नियति नन्ही चिड़िया इस उपवन से उस उपवन तक, नियति लाडली बेटिया इस बंधन से उस बंधन तक। अब हमें जो भी करना है ना अंबर, बाहर से ही करना होगा। चाची, दीदी क्यों नहीं आई अब तक? मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है बेटा तुझे? चाची, अगर दीदी को आने में देर हो गई तो, और पापा का ऑपरेशन टाइम पे नहीं हो पाया तो क्या होगा चाची? ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा। ऐसा कभी हुआ है नियति ने अपने हाथ में कोई काम लिया और वो काम पूरा ना हुआ हो? आप लोग मिस्टर अरविंद शर्मा के साथ में है ना? हाँ। जी डॉक्टर, वो मेरे पापा कैसे हैं? उनकी तबीयत तो ठीक है ना? देखिए, उनकी कंडीशन तो अभी भी वैसे ही है, लेकिन वो ऑपरेशन के लिए आप लोगों को पैसे जमा करना था, जो कि अभी तक आप लोगों ने जमा नहीं किया, और इसलिए आज उनका ऑपरेशन होगा नहीं। वो मेरी दीदी गई है पैसे लेने, अभी आती होगी। और आप ही ने तो कहा था ना कि अगर आज पापा का ऑपरेशन नहीं हुआ तो उनकी जान को खतरा है। फिर आप लोग उनका ऑपरेशन कर क्यों नहीं रहे? मैं कह रही हूँ ना, दीदी के आते ही हम पक्का पैसे जमा करवा देंगे। आप इतना तो भरोसा रखिए डॉक्टर, प्लीज। देखिए, बात भरोसे की नहीं है। हॉस्पिटल के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिसे हमें फॉलो करना होता है। वैसे आप घबराइए मत, आपके पापा की कंडीशन अभी भी स्टेबल है। ये ऑपरेशन कल भी हो सकता है अगर आप पैसे जमा कर दें तो, लेकिन याद रहे कल के बाद फिर मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। अगर कल तक भी पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो?
पहन लिया, अब तो खुश? ये हुई ना बात। और अब से हम दोनों बैंड भाई हो। मैं आपके बेटे और आपके परिवार को नहीं जानता, सिर्फ आपको जानता हूं और आपके ही भरोसे इस रिश्ते के लिए हाँ कह रहा हूं। देखिएगा, आपके यहाँ मेरी बच्ची को कभी कोई ठेस न लगे। मैं अपने मम्मी पापा और अपने मायके के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियां निभाती रहूंगी। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है चैंपियन। बेटा, शादी के बाद तू अपनी जिम्मेदारियां निभा सकती है, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। चैंपियन बेटा, तुम्हारा तुम्हारे अपने घर में स्वागत है। प्लीज मम्मी जी, मेरे पापा को बचा लीजिए। मेरे पास तुम्हारे पापा के लिए कुछ नहीं है। लानत है मुझ पे, लानत है। इतने वादे किए मैंने और एक भी नहीं निभा सका। शर्मा जी, अपने इस नालायक दोस्त को माफ कर देना, माफ कर देना। बहुत ही बुरा लग रहा है सुनकर। इतने सालों से मैं देख रहा हूं शर्मा जी को एक कामकाजी इंसान की तरह हर महीने की पहली तारीख को बैंक आकर अपनी सारी तनख्वाह जमा कराना और 30 तारीख के अंदर अंदर अपना सारा अकाउंट खाली कर देना। एक सीधी सादी जिंदगी में खुशहाल रहने वाला इंसान आपकी शादी के लिए जब वो घर गिरवी रखने आए तब भी खुश थे। अंकल, आपने तभी बता दिया होता मुझे तो। कैसे बताता बेटा, उन्होंने कसम जो दे रखी थी, लेकिन इस वक्त वो जिस हाल में है उसमें इस कसम का कोई महत्व नहीं रह जाता। इसलिए मैं अब सारी बातें आप लोगों को बता रहा हूँ। हाँ बेटा, तुम्हारी दूसरी शर्त? शादी एकदम सीधे साधे तरीके से होगी। अंकल, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि सिर्फ एक दिन की धूम धड़ाके के लिए मेरे पापा को अपनी शक्ति से बढ़कर कर्जा लेना पड़े। नियति, कहाँ खो गई? सॉरी अंकल। देखो बेटा, मेरे हिसाब से तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स का सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, जिससे तुम्हारे बैंक का कर्ज भी चुकता हो जाएगा और तुम्हारे पापा का अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। इसके लिए बैंक ऑक्शन के जरिए तुम अपना मकान बेच, तुम अपना मकान बेच। बैंक ऑक्शन के जरिए आप ये मकान बेच दो। नहीं अंकल, ये कैसे हो सकता है अंकल? वो घर मेरे मम्मी पापा के सपनों का घर है। उन्होंने अपनी दुनिया उसी घर में समेट रखी है। घर बेचने के बारे में तो वो सुन भी नहीं पाएंगे अंकल। इसके सिवा और कुछ नहीं हो सकता सर? इसके अलावा इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। वैसे भी ये मकान आज नहीं तो कल बिकेगा ही बिकेगा, लेकिन अगर कल 4 पैसे हाथ आए भी तो क्या फायदा, क्योंकि मिस्टर शर्मा का इलाज तो अभी होना है ना। उनके इलाज और बैंक का कर्जा चुकाने के बाद जो पैसा बचेगा वो उन्हीं के काम आएगा ना। वैसे भी अब उनकी नौकरी नहीं रही और प्राइवेट सेक्टर में पेंशन भी नहीं मिलती। तब तक इसी बेचे हुए मकान के पैसों से उनका कुछ दिन तो खर्चा चलेगा। ये ठीक कह रहे हैं नियति, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अमर, मैं घर के नीलामी की बात कैसे कहूंगी? कहनी ही पड़ेगी, कैसे भी। घर तो पापा के नाम पर है, हम कैसे बेच सकते हैं? पापा इस कंडीशन में भी नहीं है अंबर की ये सारी फॉर्मेलिटीज पापा कर पाए। इतना बड़ा फैसला कर लिया है
तो इसका हल भी निकल आएगा। उन्हें बचा लो भगवान। बप्पा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए बप्पा, बचा लो मुझे, उन्हें बचा लो। मम्मी पहले आप रोना बंद कीजिए। पापा को मानती है ना? इनमें ये ना आपकी आस्था कि पापा को ठीक कर देंगे। हाँ मम्मी। डॉक्टर साहब कह रहे थे अगर तेरे पापा का ऑपरेशन कल नहीं हुआ तो मेरा तो कुछ दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। और पापा ने भी अब तक कोई रास्ता नहीं दिखाया, कोई रास्ता नहीं दिखाया। पापा ने रास्ता दिखाया है माँ, लेकिन वो बहुत मुश्किल है। तो मुझे बता ना बेटा, मैं हर मुश्किल रास्ते से गुजरने के लिए तैयार। बोल ना। अम्मी, मैनेजर कह रहे थे कि अगर उनका लोन उतारना है और पापा का अच्छे से ऑपरेशन करवाना है तो हमें ये घर नीलाम करना पड़ेगा। तुझे पता है नियति, इस घर की एक एक ईंट तेरे पापा और मैंने बड़े ही जतन से एक एक पाई पाई बचा के खरीदा था बेटा। और तू जानता है अंबर, जब ये घर बन रहा था तो जोश में आके तेरे पापा 2 मजदूरों का काम अकेले ही कर डालते थे। ये घर हमारे जीवन की उन यादों की पोटली है जो जब तक बंद है तब तक तो ठीक है, लेकिन जिस दिन खुल गई लेकिन हम ये घर बेचेंगे बेटा, हम ये घर बेचेंगे क्योंकि तेरे पापा की जिंदगी इन चीजों से कहीं ज्यादा कीमती है। जब वो ही नहीं रहेंगे तो मैं इन चीजों का क्या करूंगी, क्या करूंगी बेटा। बाबूजी खाना खा लीजिए। नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है। वो क्या था कि वो नुक्कड़ वाले हलवाई के यहाँ मैंने शाम को कुछ ज्यादा ही चटर बटर कर ली। तू तो जानती है ना कि अगर मेरे सामने गर्मा गर्म कचौड़ियां बन रही हों तो मुझसे रहा नहीं जाता। तो बस बेटा, अब तो एक निवाला भी नहीं खाया जाएगा। बाबूजी आप झूठ बोल रहे हैं ना? मैंने तो कल से आपको कहीं जाते देखा ही नहीं। आपको दुख हो रहा है ना कि इतनी बड़ी मुसीबत में आप अपनी बहू का साथ नहीं दे पा रहे? नहीं बेटा, नियति को तो कभी मैंने अपनी बहू माना ही नहीं। वो तो मेरी चैंपियन बेटी है। जब से इस घर में आई है उसने बहू बेटी का फर्ज बखूबी निभाया है, लेकिन ना मैं एक बाप का फर्ज निभा सका और ना ही दोस्त का। ऐसा मत कहिए बाबूजी। क्यों ना कहूं? क्यों ना कहूं बेटा? अगर इस घर की जिम्मेदारियां मैंने समझी होती तो ये नौबत ही ना आती। इस घर की बागडोर मेरे हाथ में होती और बेटा वही हो रहा होता जो मैं चाहता। तो अब कौन सी देर हो गई है? आप अभी इसी वक्त घर की बागडोर अपने हाथों में संभाल लीजिए। लीजिए, आप अपनी ये हसरत भी पूरी कर लीजिए ना। ना मैं आपको रोकूंगी और ना ठोकूंगी। लीजिए। नहीं माँ जी, बाबूजी का ये मतलब नहीं था।
मैं खाना गर्म करके लाती हूँ। मैं जानती हूँ घर की बाग डोर संभालने का हक सबको अच्छा लगता है, लेकिन उसके साथ जो जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं ना, वो शायद आपको अच्छी ना लगे। मेरा क्या है, इतने साल ये जिम्मेदारियां निभाने के बाद भी यही सुनने को मिल रहा है ना कि मेरे हाथ में घर की बागडोर देकर आपने गलती की है। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें दुख दिया, लेकिन मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ऐसे ही। जैसे मैं जानती नहीं क्या जी, लेकिन क्या करें, एक हद में रह गई तो शर्मा जी की मदद करेंगे ना। हम चाहकर भी इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। यही जीवन है, यहाँ पर सबको अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करनी पड़ती है, लेकिन वो ऊपर वाला है। हम सबको भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। अरे हम शर्मा जी की पैसे से मदद नहीं कर सकते तो क्या हुआ, उनके लिए प्रार्थना तो कर ही सकते हैं ना। भगवान सब ठीक करेगा। मुझे आपसे कुछ कहना है। तुम कब से मुझसे पूछकर बात करने लगी? मजाक मत कीजिए, मैं सीरियस हूँ। लो, मैं भी सीरियस हो जाता हूँ। मैं सोच रही थी कि कुछ दिनों में बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा, और आपको तो पता ही है कि हर बारिश के मौसम में गंदा पानी घर के अंदर आ जाता है, और मैं तो तंग आ गई हूँ हर साल गंदे पानी से। लेकिन शिकायत आज पहली बार कर रही है। फिर क्या सोचा है तुमने? मैं सोच रही थी कि वो क्यों ना हम बारिश के मौसम शुरू होने से पहले ये घर बेच दे। फिर रहेंगे कहाँ? फिलहाल किसी भी किराए के घर में रह लेंगे, और बाद में कोई अच्छा सा घर देख के हम उसे खरीद लेंगे। तू क्या कहती है? ये भी वही कह रही है। बोलना पापा से। हाँ पापा, सही रहेगा। और मुझे तो वो घर शुरू से ही पसंद नहीं था। गर्मियों में पानी की इतनी तकलीफ, और बारिश के मौसम में सारा गंदा पानी घर के अंदर, और मच्छर इतनी के। ना पापा ना, आपको इस हालत में मैं वहां नहीं लेके जा सकती। पता है मुझे तुम लोग क्यों ये घर बेचना चाहते हो। मैंने आज तक तुम्हें और अपनी बेटियों को कुछ नहीं दिया। अरे ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? आपने तो मेरे और बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है, बल्कि अपनी शक्ति से बढ़ के किया है। दरअसल गलती हमारी है जो हमने ये कह दिया कि घर बेचना है। जो बिकेगा वो तो सिर्फ एक मकान होगा। घर तो वो होगा जिसमें आप हमारे साथ रहेंगे और सही सलामत रहेंगे। फर्क क्या पड़ता है वो किराए का हो या अपना हो। अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो इन कागजात पर दस्तखत कर दीजिए। आपके बैंक मैनेजर ने भेजा है।
पापा अफसोस मत कीजिए, आपने कुछ किया नहीं पापा, बहुत कुछ किया आपने हमारे लिए। अरे इतने अच्छे संस्कार, अच्छी सोच। अगर दूसरा जन्म होता है ना इस दुनिया में तो मैं भगवान से एक ही चीज मांगूंगी कि मेरे मम्मी और पापा हर जन्म में मुझे यही मिले। कर दिए पापा ने घर नीलामी के पेपर पर साइन। ये तो ठीक है, ये लीजिए पे ऑर्डर। बैंक मैनेजर ने कहा है कि बाकी पैसे घर की नीलामी के बाद ही मिलेंगे। थैंक यू। घबराइए मत, ऑपरेशन कामयाब रहा। देख, सबसे छोटी मैं हूं ना, इसलिए सबसे पहले पापा से मिलने मैं जाऊंगी। अरे अन्नी, पापा को ज्यादा बात करने के लिए मना किया डॉक्टर ने। तू बहुत बोलती है इसलिए तू नहीं जाएगी। अरे तो मैं उनसे थोड़ा ना बुलवाऊंगी, बातें तो मैं करूंगी ना। लेकिन तू बकबक तो बहुत करती है ना, जवाब तो उनको देना ही पड़ेगा। इसलिए तू नहीं जाएगी, तू सबसे लास्ट में जाएगी। तो तू भी सेकंड लास्ट में जाएगी। तू भी तो बहुत रोती है ना, रो रो के उन्हें इमोशनल कर देगी। एक्सक्यूज मी, अगर तुम दोनों को एतराज ना हो तो पहले मैं अपने दोस्त से मिल लूं। मेरा बहुत दिल कर रहा है, सच। प्लीज। ठीक है पापा, ठीक है। शर्मा जी, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाया। आपसे मैंने जो भी वादा किया था, एक भी पूरा नहीं कर सका। नहीं शास्त्री जी,
आप भी इंसान हैं, उतना ही कर सकते हैं जितना बस में हो। चलिए बहन जी, भाई साहब का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, बहुत अच्छा रहा। वरना मैं और ये तो ना काफी दिनों के लिए गुरु महाराज जी के शिविर पे जा रहे हैं। देखिए ना, वहां पर भी ना भाई साहब की चिंता लगी रहती है। ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके व्यापार के साथ साथ आपका धर्म कर्म का भी काम चलता रहता है। वो तो रखना ही पड़ता है ना बहन जी, वहां जाकर भी कुछ तो कमाई करनी है। शास्त्री जी, ये पहला जीवन तो भगवान ही सबको देता है, लेकिन ये दूसरा जीवन मुझे मेरे परिवार ने, मेरे बीवी बच्चों ने दिया है। वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। अब तो भाई साहब खतरे से बाहर है, आप निश्चिंत होकर अपने घर जा सकते हैं। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपकी इस हालत के लिए जिम्मेदार मैं हूं। मैंने आपसे जो वादा किया था कि मैं अपने घर में नियति को वही आजादी दूंगा जो उसे मायके में मिलती थी, जो एक लायक बच्ची को मिलनी चाहिए, मैं वो उसे नहीं दे सका। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं शास्त्री जी, यूं माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आखिर मैं लड़की वाला हूं। नमस्ते। तुम चल रही हो? नहीं मम्मी जी, मैं बाद में आ जाऊंगी, अभी थोड़ी यहाँ पर जरूरत है। आप मम्मी जी गुरु महाराज जी के यहाँ से वापस कब तक लौटेंगी? अब देखो कब तक इनका मन लगता है। लोग तो वहाँ पे महीनों महीनों रहते हैं। जल्दी वापस आ जाइएगा ना, बहुत याद आएगी। अरे बेटा, बस यूं गए और यूं आए। अरे क्या गए और आए, अब इतनी दूर जा रहे हैं तो कुछ दिन तो वहाँ रहेंगे ना बेटा। वहां पर जाकर भगवान का ध्यान करना है। सदा स्वागत रहो, ध्यान रखना। जी मम्मी जी, आप भी अपना ध्यान रखना। खुश रहो बेटा। चलो बड़ी, जीते रहो। खुश रहो बेटा। खुश रहो बेटा। खुश रहो बंटी। भाऊजी आप लोग ध्यान से जाइएगा और पहुंचते ही फोन कीजिएगा। अरे बेटा, वहाँ फोन शोन कहाँ मिलेगा, पता नहीं कहाँ जंगल पहाड़ों में गुरुजी का शिविर लग रहा है, और फिर हमें बताया भी नहीं, खाली यही कहा कि आप आश्रम में पहुंच जाइए, वहां से बस आपको ले जाएगी शिविर। आप भी ना, अरे अच्छा है जो वहाँ पर फोन नहीं है, वरना लोग व्यापार की बातें करते, झगड़े फसाद की बातें करते। और हाँ बड़ी, वो जो दूध वाला है ना, उसने 1 लीटर दूध कम दिया था और उसका 1 लीटर दूध फट गया था। पैसे काट लेना, भूलना मत। हाँ हाँ माँ जी, आप निश्चिंत होकर जाइए, हम सब संभाल लेंगे। अरे तुम दोनों के होते हुए मुझे क्यों चिंता होने लगी? सब सामान ऑटो में रख दिया ना? हाँ हाँ, अभी रख दिया, आप चलो। अच्छा अच्छा बेटा। अब घर कितना सूना सूना हो जाएगा ना वैशाली। हाँ बहुत।
शर्मा निवास की नीलामी अब शुरू होने जा रही है। जिन लोगों को इसे खरीदने में दिलचस्पी है उनके नाम लिख दिए गए हैं। जिनके नाम नहीं लिख दिए गए हैं उनको इस नीलामी में बोली लगाने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ मौजूद है मिस्टर सिन्हा, जिन्होंने इस मकान की कम से कम बोली 5 लाख रुपए लगाई है। तो जाहिर है ये नीलामी 5 लाख रुपए से ही शुरू होगी। तो बोली शुरू करते हैं। 5 लाख। अब तक तो नीलामी हो चुकी होगी ना? किसने खरीदा होगा हमारा घर? अब क्या फर्क पड़ता है किसने खरीदा किसने नहीं? हाँ, क्या फर्क पड़ता है? जिन्होंने पाला जिन्होंने जाया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, हंसना सिखाया होठों को, सपने दिखलाए आंखों को। दीदी, हमारा सोफा। कितनी बार कह चुकी हूँ अन्नी, ये घर, यहाँ की हर चीज अब उनकी है, अपनी नहीं है। अरे मैडम, आपके अंदर कुछ तस्वीरें पड़ी है बक्से में। आप उन्हें वहीं पे रहने दीजिए, हम बाद में ले लेंगे। ठीक है सर। चलो भाई। मिसेस नीति शास्त्री को भेजिए। सर वो आज भी ऑफिस नहीं आई है। क्या? ऑफिस नहीं है? मिसेस नीति शास्त्री अभी तक ऑफिस नहीं आई है? चक्कर क्या है? यहां तक कि अपनी तनख्वाह लेने भी नहीं आई। फोन करो तो फोन भी नहीं उठाती। क्या है? आइडिया, मैं उनके पति मिस्टर अंबर शास्त्री को फोन लगाता हूं। हेलो मिस्टर अंबर शास्त्री, मैं बोल रहा हूँ। आप कौन? आप? अरे भैया, हमारा नंबर भी फोन से हटा दिया क्या? दुबे बोल रहा हूँ, PWD से है। ओ दुबे जी, नमस्ते। नमस्ते। सॉरी, मैंने बिना देखे फोन उठा लिया। कैसे हैं आप? मुझे कैसे याद किया? अरे भैया, आपकी धर्मपत्नी मिसेस नियति शास्त्री ऑफिस नहीं आ रही है। चक्कर क्या है? ना कोई फोन, ना कोई इंटीमेशन, क्या बात है? उसने बताया नहीं आपको? नहीं। उसके पापा का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। What? ये तो बहुत बुरा हुआ। एक फोन तो कर सकती थी, एक एप्लीकेशन ईमेल कर देती। अरे भैया, सरकारी नौकरी है, मगर नौकरी तो है ना, कोई मजाक तो है नहीं। आप अपनी पत्नी को जल्दी से जल्दी रिपोर्ट करने के लिए भेजिए। अगर ये बात भूले भटके भी यादव जी को पता लग गई ना, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक यू।
अंबर, मुझे नहीं पता था कि आजकल किराए के घर के लिए इतना ज्यादा डिपॉजिट देना पड़ता है। एक्चुअली मुझे एक ऐसा घर पता है जहाँ मैं डिपॉजिट नहीं देना पड़ेगा। अच्छा, मेरे पहचान वाले का है। तो चलो चलकर देख लेते हैं। अभी चलें? हाँ चलो। चलो। नमस्ते जी। ये घर है? हाँ, क्या ख्याल है, अंदर चल के देखें? आ गए हैं तो देख लेते हैं, चलो। ये लो बेटा घर की चाबी, घर देख के चाबी मुझे देके जाना। जी। ये क्या है अंबर? देखना, लाइट वाइट ऑन करना। अरे यहाँ पे लाइट ही नहीं है। ये तो पूरा खंडर है अंबर, यहाँ कोई रह कैसे सकता है? बिना डिपॉजिट किससे बेटर नहीं मिलेगा नियति। अरे लेकिन यहाँ पर कितना कुछ काम कराना पड़ेगा, तुम्हें पता है? नियति तो करा लेंगे, हमारे पास और कोई ऑप्शन है क्या? उस हिसाब से तो ठीक ही है। अरे ध्यान से, चलो कोई नहीं, इसी घर को हम अच्छे से साफ सफाई कर देंगे और पर्दे वर्दे लगा देंगे, सेट कर देंगे, पेंट वेंट करा देंगे तो डिसेंट लगने लगेगा, नहीं? हाँ, बेसिक फर्नीचर भी डालना पड़ेगा। हाँ हाँ, वो तो लाना ही पड़ेगा, लेकिन पहले सफाई करनी पड़ेगी। अंबर, मैं पहले ऑफिस हुआ आती हूँ, उसके बाद ये सब करेंगे। बहुत दिनों से छुट्टियाँ कर रही हूँ, और पता है मैंने ऑफिस वालों को कुछ भी नहीं बताया अभी तक। वो लोग भी सोचेंगे नियति का प्रमोशन क्या हो गया, इस लड़की का तो दिमाग खराब हो गया है। ऐसा कोई नहीं सोचेगा नियति, दुबे जी का फोन आया था, मैंने बता दिया उन्हें। फोन आया था? तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वो कह रहे थे कि नियति से कहो जल्दी से ऑफिस आ जाए, नहीं तो बात उनके हाथ से निकल जाएगी। He is right. अंबर, तुमको मुझे उसी टाइम बताना चाहिए था, मेरी बात करवानी चाहिए थी। नियति, उस समय मेरी प्रायोरिटी ये थी ना। ठीक कह रहे हो अंबर, तुम भी तो इतने दिनों से ऑफिस नहीं जा रहे हो, तुम्हारे पास कोई फोन नहीं आया? हाँ, आज ही आया था वो रस्तोगी का फोन, कह रहा था नौकरी प्यारी है तो जल्दी से ऑफिस ज्वाइन कर ले, तेरी टेबल पे फाइलों का पहाड़ बन गया है। बॉस के स्पेशल इंस्ट्रक्शन है कि ये सारा काम अंबर ही करेगा। अरे तो अंबर, तुम ऑफिस जाओ, ये सब हम कर लेंगे। हाँ नियति, अच्छा सुनो, मैं सोच रहा था कि ये एक ही रूम है और इसमें हमें यहीं पे पार्टीशन डाल के सब कुछ करना पड़ेगा। वहीं पे कहीं नहाने का बना लेंगे, इधर एक स्लैब डाल के किचन बना लेंगे, और अरे क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? अपनी किस्मत पे हैरान हो रही हूँ। जरूर मैंने कोई बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे तुम जैसा पति मिला है, वरना तो अंबर मैं चाह करके भी पापा मम्मी के लिए इतना सब नहीं कर सकती थी। तो फिर मैं तुम्हारा प्यार डिजर्व करता हूँ ना? ऑब्वियसली। दीदी आप भी बैठ जाइए ना। तुम लोग खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। मॉम डैड कब आएंगे शिविर से? उनके बिना घर सच में बहुत खाली खाली लग रहा है। अरे नियति, वो किराए के घर का क्या हुआ? मकान तो मिल गया है भैया, लेकिन अभी रहने लायक नहीं है। क्यों? अरे अभी उसमें साफ सफाई करानी है, पेंट वेंट कराना है, प्लम्बिंग का काम कराना है, फिर रहने लायक होगा। हाँ, इसके अलावा घर में बेसिक फर्नीचर वगैरह भी लाना होगा, इसलिए तब तक मम्मी और अन्नी को कामिनी चाची के यहाँ पर ही रहना पड़ेगा। और उस मकान को घर बनाने के लिए भैया काफ़ी खर्चा आ जाएगा, और ये तब तक तो पॉसिबल है नहीं जब तक मेरी सैलरी नहीं आ जाती।
नियति, तुम एक कमाने वाली बेटी हो। तुम अपने माँ बाप पे जितना भी पैसा खर्च करो उतना ही कम है। लेकिन हमारी बात और है, हमें तो एक एक पैसा पूछ कर और मांग कर खर्च करना पड़ता है। और इस घर के रूल्स और रेगुलेशंस तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन जब मैंने कोई रूल तोड़े ही नहीं तो मुझे कोई कुछ कहेगा ही क्यों? तुमने इस घर के कोई रूल्स नहीं तोड़े। मैं बताऊं भी मैं? हाँ बताइए। वैशाली प्लीज। दीदी मैं ऑफिस जाती हूँ, ऑफिस में अपना काम करती हूँ, तो उसके अलावा घर में भी अपना पूरा काम करती हूँ। ये सब मैं किसी मजबूरी में आकर नहीं करती हूँ, अपनी खुशी से करती हूँ, क्योंकि मैं इस घर की बहू हूँ और ये मेरा फर्ज है। फर्ज। इस घर की बहू होने के साथ साथ मैं अपने मम्मी पापा की बेटी भी हूँ। उनके लिए भी मेरा कोई फर्ज बनता है दीदी, और वो मुझे निभाना चाहिए और जरूर निभाऊंगी, क्यों नहीं, चाहे फिर ये बात किसी को अच्छी लगे या ना लगे। आई डोंट नो माँ के जाती है ये सब क्या शुरू हो गया इस घर में। जिसके जो मुंह में आया बोले जा रहा है। ना बड़े छोटे का लिहाज है, ना किसी की फीलिंग्स की कदर। सच कह रहा हूँ, अगर इस तरह ही रहा ना तो ये घर टूट जाएगा एक दिन। घुमा फिरा कर क्यों कह रहे हो अंबर? साफ साफ कह दो ना, घर मैं ही तोड़ रही हूँ। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। इससे कम भी नहीं कहा। सुनो, मैं बस ये कह रहा था कि आज डाइनिंग टेबल पर जो कुछ भी हुआ ना वो बहुत गलत हुआ और वो नहीं होना चाहिए था। आई नो, लेकिन मैं क्या करती अंबर? तुमने भी सुना था ना कि वैशाली दीदी कैसे और क्या कह रही थी। अरे समीर भैया ने मुझसे एक बात पूछी और मैंने ऑनेस्टली जवाब दे दिया, क्योंकि मैं मम्मी पापा के लिए किसी से छुपा कर कुछ नहीं करना चाहती हूँ अंबर। अगर मैं इस घर की बहू हूँ तो उस घर की बेटी भी तो हूँ अंबर। मुझे तो दोनों ही घर के फर्ज निभाना है। और अंबर वो होती कौन है बीच में बोलने वाली? मुझे अपने ही घर में सोचना पड़ेगा, पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि क्या बोलूं क्या नहीं। फिर भी आई एम सॉरी। मुझे कोई कितना भी प्रोवोक करे, लेकिन मुझे अपनी तमीज नहीं भूलनी चाहिए। लेकिन अंबर मैं क्या करूं? पापा को लेकर मैं पहले से बहुत ज्यादा परेशान हूं, और ऊपर से वैशाली दीदी ने ऐसे ताना मारा कि मुझसे रुका नहीं गया। मेरे मुंह से वो सब निकल गया जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। बिलीव मी अंबर, मैंने जानबूझकर वैशाली दीदी की इंसल्ट नहीं की। मैं कल ही जाकर उनसे सॉरी कह दूंगी। अंबर, ये घर जितना तुम्हारा है उतना ही घर मेरा भी है। मैं अपने ही घर को कैसे टूटने दे सकती हूँ? I know. Sorry. I know तुम इस घर के लिए क्या कर सकती हो, और तुमने बहुत बार प्रूव भी किया है। फिर भी मैंने तुमसे ऐसे बोला। I'm sorry. I love you. I love you too. माफ कर दो मुझे। प्यार में नो इल्जाम, नो माफी। सो जाओ वैशु, मुझे भी थोड़ा टाइम लगेगा।
इतनी बेइज्जती के बाद ना किसी बेशर्म को ही नींद आ सकती है। अरे छोड़ो तुम भी, क्या रखा है इन बातों में? ऋषि, तुम्हारे लिए तो अब मुझ में भी कुछ नहीं रखा है। क्या कुछ भी बोलती जा रही हो तुम? नियति वहां मुझे इतना कुछ बोलती रही और तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। चुपचाप मुंडी झुकाए सुनते रहे सारी बातें। तुम औरतों के झगड़े में अगर शामिल होता तो बेवकूफ कहलाता मैं। लेकिन वैशाली, जिस तरह से नियति ने तुम्हारे साथ बर्ताव किया है ना, मुझे भी अच्छा नहीं लगा। अब मैं उसे क्या कहता? मेरे छोटे भाई की पत्नी है। अरे नियति से कुछ नहीं बोल सकते थे तो कम से कम उसके पति से तो बात कर सकते थे। कि अपने छोटे भाई से बात करने की भी हिम्मत नहीं है तुम में। न तुम अपनी मर्जी से जी सकते हो और न तुम मुझे जीने देते हो। लेकिन ऋषि, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। आज जो नियति ने मेरी बेइज्जती की है उसका जवाब तो मैं उसे दे कर रहूंगी और उसे ऐसा जवाब दूंगी ना कि वह कभी नहीं भूलेगी। तुम देखना।